नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। आरजीकर रेप मर्डर केस मामले में कुछ ही देर में कोर्ट का फैसला। सियालदह की अदालत दोषी संजय रॉय को सुनाएगी सजा। पिछले साल अगस्त में महिला डॉक्टर हुई थी हैवानियत का शिकार। दिल्ली के चुनावी रण में प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। भाजपा ने आप की फंडिंग पर लगाया गंभीर आरोप। देश विरोधी ताकतों के साथ संबंध रखने पर घेरा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होने का रास्ता साफ। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी नियमावली को मंजूरी। सीएम धामी ने कहा, लगभग पूरी हुई सभी प्रक्रियाएं और प्रशिक्षण। संत चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका पर बांग्लादेश हाईकोर्ट में आज सुनवाई। हिंदू अल्पसंख्यकों की उठाते रहे हैं आवाज। देशद्रोह का आरोप थोपकर पिछले साल नवंबर में किया गया था गिरफ्तार। और आज से ट्रंप को मिलेगी अमेरिका की कमान। वॉशिंगटन में मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। पद संभालते ही ट्रंप लेंगे बड़े फैसले। कोलकाता की सियालदह अदालत कुछ ही देर में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पीजीटी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में संजय रॉय को सजा सुनाएगी। पिछले सप्ताह शनिवार को अदालत ने संजय रॉय को इस मामले में दोषी करार दिया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि सीबीआई जांच से साबित होता है कि संजय रॉय इस घटना में दोषी हैं। पीजीटी डॉक्टर का शव पिछले वर्ष 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था। संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। बाद में उसे सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई ने इस मामले में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। कोलकाता की एक विशेष अदालत आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप हत्या के मामले में दोषी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को सजा सुनाएगी। सजा सुनाए जाने को लेकर पीड़िता के परिवार ने कहा है कि उसे कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। जो अच्छा कठोर सजा देंगे वो शनिवार में बोल दिया है और जो जज जो अच्छे समझेंगे वो करेंगे। जज के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। ये कोर्ट का लड़ाई और रास्ते का लड़ाई पूरा जारी रहेगा। और ये पूरा मामला क्या है जिसने पूरे देश में जन आक्रोश पैदा किया था। 9 अगस्त 2024 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ऑन ड्यूटी ट्रेनी डॉक्टर का एक शव मिला। 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को इस पूरे मामले में आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया। 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दिया क्योंकि इस बीच में जांच को लेकर और कई ऐसे सवाल उठ रहे थे प्रिंसिपल को लेकर। 13 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस से जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। 15 अगस्त 2024 को भीड़ ने आरजीकर में धावा बोल दिया और अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। इसके बाद 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पे स्वतः संज्ञान लेते हुए 20 अगस्त को मामले की सुनवाई तय की। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस से इस पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 21 अगस्त को केंद्र ने सीआईएसएफ को आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। 24 अगस्त को मुख्य आरोपी संजय रॉय समेत 6 लोगों का लाई डिटेक्शन टेस्ट किया गया। 25 अगस्त को सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 14 लोगों के ठिकानों पर छापा मारा। 14-15 सितंबर को सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल और कोलकाता पुलिस के अफसर को गिरफ्तार कर लिया। 21 सितंबर को डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद 42 दिनों बाद हड़ताल खत्म की। तो 9 अगस्त के बाद से लगातार कोलकाता के पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स हड़ताल पे थे इस महिला ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए।
5 अक्टूबर को कोलकाता में 6 जूनियर डॉक्टरों ने भूख हड़ताल एक बार फिर शुरू की। 21 अक्टूबर को जूनियर डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद भूख हड़ताल खत्म कर दी। 13 दिसंबर को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के अफसर को जमानत मिली। 18 जनवरी को सियालदा कोर्ट ने संजय रॉय को इस पूरे मामले में दोषी पाया और अब से थोड़ी ही देर में सियालदा कोर्ट में जज संजय रॉय की सजा की घोषणा करेंगे, यानी कि सजा सुनाई जाएगी कि उम्र कैद होगी या फिर फांसी होगी। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को एक तरह से बताएंगे कोर्ट जज। इस खबर पर हमारे साथी संवाददाता से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कुछ और खबरें, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में इस पूरे मामले पर संजय रॉय को क्या सजा दी जा रही है इसका ऐलान हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच के बाद 719 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। इसके बाद उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। चुनाव 5 फरवरी को होंगे और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी थी। 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच हुई। उम्मीदवार आज अपना नाम वापस ले सकते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स दावेदारी कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने को लेकर भी मानो होड़ लग गई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा नेता योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड फ्लैटों का दौरा किया। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर केंद्र सरकार की सहायता से गरीबों के लिए बने घर को उपलब्ध कराने में बाधा डालने का आरोप लगाया। मेन होल्स खुले हुए हैं, 25-25, 30 फुट गहरे मेन होल है। कोई गिर जाए तो बचेगा नहीं। बताया गया कुछ बच्चे गिर के इनके पीछे देहांत भी हुआ है। लेकिन घोगा, बवाना, नरेला, यहाँ 50,000 से ज़्यादा फ्लैट, जिसमें केंद्र सरकार का 60% से ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। ये गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को, मजदूरों को दिए जा सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जानबूझकर इसमें रोड़ा अटकाते रहे, अहंकार की वजह से, धोखे की वजह से, कि गरीब लोगों का भला ना हो जाए। आज जब चुनाव सर पर हैं तो फिर घोषणा कर रहे हैं कि मैं गरीब लोगों को मकान दूंगा। अरे ये 50,000 फ्लैट बने पड़े हैं भाई। अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, तो मोदी सरकार आज इनको ठीक करके देने को तैयार है। वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने बीजेपी और आप पर आरोप लगाते हुए प्रवेश वर्मा और आम आदमी पार्टी अपने बनाए मुद्दों पर आपस में लड़ रहे हैं। अब ये साहब वो जाने, इसमें मैं क्या जवाब दूं। प्रवेश जी और आम आदमी पार्टी आपस में उन मुद्दों पे उलझ रहे हैं जिन मुद्दे इन्होंने बनाए हुए हैं आपस में। कोई किसी पे पथराव करे, कोई किसी पे गाड़ी चढ़ाए, ये जाने। मैं तो कह रहा हूँ तहकीकात आएगी, पता चल जाएगा क्या है। हमसे विकास की बात करें ना, आप भी, मैं ये आग्रह है, हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे पे आए तो जवाब दें, आदमी अपनी बात पूछे। जब हिम्मत ही नहीं है इनमें से किसी पार्टी की विकास के किसी काम पर बात करने की, तो क्या कोई उलझे इनसे। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने आप और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आज देश की जनता दोनों से जवाब चाहती है कि देश विरोधी संगठनों से कौन फंडिंग ले रहा है। हमने तो देश में बम धमाकों की रोक लगा दी, लेकिन दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बम धमाकों की अफवाहें फैलाकर मां बाप को रुलाते हैं, मां बाप घबराते हैं और स्कूल बंद हो जाते हैं। नई पाठशालाएं तो नहीं खुली, लेकिन पाठशालाओं को बंद कराने के लिए बम धमाकों की तार किससे जुड़े हैं? अरविंद जी, आतिशी जी कोई जवाब देंगे क्या? कि राहुल गांधी जी भी यहां पे चुप रहेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? और आइए बात करते हैं महाकुंभ की। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में सभी शिविरों के लिए अग्नि सुरक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। एडवाइजरी में आग लगने या आपातकालीन घटना की स्थिति में तुरंत मेला नियंत्रण केंद्र, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन केंद्रों को 112,
1920 190 या ICCC द्वारा निर्देशित नंबरों पर सूचित करने के लिए कहा गया है। आग लगने की स्थिति में आसपास के टेंटों को सतर्क रहने के लिए शोर मचाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति में शांत रहने, ठंडे दिमाग से काम करने, खुद को खतरे में डाले बिना सुरक्षित दूरी से निकटतम अग्निशमन उपकरणों का उपयोग करके आग बुझाने का प्रयास करने की अपील की गई है। मेला क्षेत्र में आने वाले लोगों निकटतम निकास मार्गों के बारे में जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। एडवाइजरी में टेंट के अंदर पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, गैस या मोमबत्तियां जैसी ज्वलनशील सामग्री न रखने के लिए भी कहा गया है। टेंट के अंदर स्टोव, हवन कुंड आदि जैसी खुली लपटों का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही जलते हुए दियों, स्टोव या गैस बर्नर में तेल न डालने और पेट्रोल या अन्य अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों को स्टोर न करने और तेज हवाओं के दौरान बाहर खाना पकाने से परहेज करने के लिए कहा गया है। और महाकुंभ का आज 8वां दिन है और भारी संख्या में श्रद्धालुओं का संगम में स्नान के लिए आना जारी है। आंकड़ों के मुताबिक रविवार को 54 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी, जिसमें से 10 लाख कल्पवासी और बाकी 40 लाख तीर्थयात्री थे। वहीं अब तक महाकुंभ में 7 करोड़ 72 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। दिन ब दिन प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। आने वाले दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें 29 जनवरी को मौनी अमावस्या सहित 4 प्रमुख अमृत स्नान होंगे। उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नियमावली को स्वीकृति मिली। सीएम ने कहा कि यूसीसी लागू करने से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उत्तराखंड में 26 जनवरी का दिन और खास हो सकता है। इस दिन उत्तराखंड के लिए यूसीसी लागू हो सकता है। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूँकि सारी तैयारी होने के बाद, चूँकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीज़ों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। जम्मू के राजौरी जिले में पिछले 6 सप्ताह में हुई 17 मौतों के कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से केंद्र की उच्च स्तरीय टीम प्रभावित गांव का दौरा कर रही है। टीम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें पशुपालन, खाद्य सुरक्षा और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों द्वारा भी सहायता की जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय की अगुवाई में एक अंतर मंत्रालयीय टीम का गठन किया गया है। टीम ने 19 जनवरी को दौरा शुरू किया है और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर तत्काल राहत पहुंचाने के साथ साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने पर भी टीम काम करेगी। इसके साथ ही स्थिति के प्रबंधन और मौतों के कारणों को समझने के लिए देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीजी एनसीसी आरडीसी कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित किया और कहा कि भविष्य में आप जहां भी जाएंगे तो वहां आप अपने घर, समाज और देश का नाम रोशन करेंगे। आप ही देश का भविष्य हैं। साथियों, जब भी एनसीसी में के अपने कैडेट से मैं मिलता हूं तो उनमें मुझे सिर्फ एक कैडेट ही नहीं दिखाई देता, बल्कि आप सभी के अंदर मुझे भारत का प्रतिबिंब दिखाई देता है, भारत की इमेज दिखाई देती है। एक ऐसा भारत जिसके शरीर अनेक हैं लेकिन आत्मा एक है, जिसकी ब्रांचेज अनेक हैं पर रूट एक है, जिसकी किरणें, रेज अनेक हैं पर ज्योति एक है। आपके अंदर जो ऊर्जा और जोश का समावेश है उसमें मुझे साफ दिखता है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है
और आगे भी रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज राजधानी दिल्ली में भारतीय विद्या भवन मेहता विश्वविद्यालय में नंदलाल नूवाल इंडोलॉजी केंद्र की आधारशिला रखी। इस अवसर पर भारतीय विद्या भवन के कुलसचिव, अधिकारी, कर्मचारियों के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इंडोलॉजी विभाग की नई इमारत विभाग के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। यहाँ देश भर के छात्रों को आधुनिक सुविधाओं के साथ इंडोलॉजी में बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे। This day is much beyond just laying the foundation stone of Nandlal Nuwal Center for Indology. In a sense, it is seeding of a transformative journey to rediscover, reassert, reinvigorate the profound intellectual and cultural heritage that has defined India for millennia. हाल ही में यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, टीचर्स और एकेडमिक स्टाफ की भर्ती को लेकर यूजीसी ने एक ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया है। क्या नियम है इस ड्राफ्ट रेगुलेशन के अंतर्गत और कैसे शिक्षकों और छात्रों को मिलेगा इससे लाभ? इन सभी सवालों को लेकर डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा ने यूजीसी के अध्यक्ष से की खास बातचीत। यूजीसी की तरफ से एक ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया गया। क्या है वो ड्राफ्ट रेगुलेशन और क्या कुछ उसमें नए नए बदलाव आए हैं? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। सर, एक ट्रेडिशन था, उससे अलग प्रतिभाशाली लोगों को आगे लाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं नियमों में। ये क्या बदलाव है और इनसे कैसे शिक्षकों को, छात्रों को आगे जाकर फायदा होगा? ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस में हम थ्री टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशंस को हम डिफ़ाइन किया, जैसा यूजी डिग्री प्लस पीएचडी और मास्टर्स डिग्री प्लस पीएचडी। ये कैटेगरी लोगों को यूजीसी नेट का ज़रूरत नहीं है। और हम ये भी कह रहे हैं कि वॉट एवर इज़ योर पीजी डिग्री डिसिप्लिन, आपका पीएचडी डिसिप्लिन जो है इसके आधार पर आपको हम अपॉइंटमेंट करेंगे। और दूसरा कैटेगरी है जिन्होंने मास्टर्स डिग्री किया, जैसा एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, अलग अलग सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री होता है। इन्होंने इफ़ दे वांट टू जॉइन इन ए यूनिवर्सिटी और कॉलेज, मैंडेटरीली दे हैव टू क्लियर यूजीसी नेट। मान लीजिए यूजी और पीजी किसी ने अदर सब्जेक्ट में किया है, उसका बेस किसी अदर सब्जेक्ट का है, एंड देन वो पीएचडी किसी अदर सब्जेक्ट में करके और फिर प्रोफेसर बनते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। वो बच्चे को उसमें कैसे पारंगत कर सकते हैं जिसे कि उन्होंने ही अब शुरू किया है? A person who has done economics, they want to do physics, so they will become econophysicist. तो फिज़िक्स में जो थियोरेटिकल मॉडल्स हैं वो इकोनॉमिक्स में यूज़ करके इकोनॉमी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए जो वो पीएचडी करेंगे, उनके लिए नेट क्वालिफाई ज़रूरी है? आपका क्वालिफिकेशन पीएचडी है तो यूजीसी नेट का ज़रूरत है ही नहीं। टीचर्स के लिए पूछूं, किस फॉर्मेट में उनका प्रमोशन और उनका नौकरी दी जाएगी? अभी ये नया ड्राफ्ट रेगुलेशंस में हम क्वालिटेटिव असेसमेंट करेंगे। आप पब्लिकेशंस कर सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, किताब में चैप्टर्स लिख सकते हैं, आप पेटेंट्स को फाइल कर सकते हैं। ये पूरा एरियाज़ को हम क्वालिटेटिवली हम इसको असेसमेंट करेंगे। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, इवन एट द पीएचडी लेवल, व्हाई नॉट वी प्रमोट आवर ओन इंडियन लैंग्वेजेस। सरकार कैसे देखती है वीसी की पोस्ट को, क्योंकि ये इस वक्त अभी सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? हम चाहते हैं कि लीडर्स विथ ब्रॉड नॉलेज, मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज एंड एबिलिटी टू लीड ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इनको हम अपॉइंट करना चाहते हैं। उच्च शिक्षा में बड़े परिवर्तन के बदलाव को अब देखा जा सकता है और यकीनन ये बदलाव अब आने वाले समय में शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए एक नई उम्मीद और नई उड़ान बनकर सामने आएगा। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। हरिद्वार के दिव्य प्रेम सेवा मिशन के महाकुंभ नगर कैंप में वन नेशन वन इलेक्शन पर कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश की जरूरत है, इससे चुनाव का खर्च कम होगा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने इसे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताया और कहा कि इसे जल्द लागू किया जाना चाहिए।
इस चर्चा में हाईकोर्ट के अपर महाधिवक्ता MC चतुर्वेदी भी शामिल हुए। करगिल में जोजिला दर्रे पर बर्फ हटाने का काम जारी है। जोजिला सुरंग श्रीनगर लेह खंड में बालटाल और मीनामार्ग के बीच लेह लद्दाख के लिए पूरे साल संपर्क उपलब्ध कराता है। इसके बाधित होने से यहां सीधा असर जनजीवन पर पड़ता है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आज से शुरू हो रही है। 24 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस क्लस्टर्स में आयोजित होने जा रही इस बैठक में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर फोकस रहने की संभावना है। इस सम्मेलन में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत का नेतृत्व करेगा, जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों के प्रमुख मंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा CR पाटिल, के राममोहन नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। वहीं प्रतिनिधिमंडल में 6 भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि देश के विकास का एक एकीकृत और सम्मोहक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए वे भी स्विट्जरलैंड जाएंगे। वहीं इस बैठक में 65 से अधिक भारतीय व्यापार प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें कई भारतीय कंपनियां अपनी पेशकशों को प्रदर्शित करने के लिए लाउंज स्थापित करेंगी। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दुनिया भारत के आर्थिक प्रगति के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, जिस पर इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी। इस वर्ष WEF की थीम बुद्धिमान युग के लिए सहयोग रखी गई है। WEF के मूल पर जोर देते हुए भारत 5 प्रमुख विषयों का समाधान खोजने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिसमें विकास की पुनर्कल्पना, निवेश, विश्वास का पुनर्निर्माण, बुद्धिमान युग में उद्योग और सुरक्षा शामिल है। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय में आज सुनवाई होने की संभावना है। चटगांव की एक सत्र अदालत ने 2 जनवरी को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। स्थानीय मीडिया के अनुसार उनके वकील ने जमानत की मांग करते हुए रविवार को उच्च न्यायालय के संबंधित खंड में एक आवेदन दायर किया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण ज्योति के प्रवक्ता और इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्णदास को 25 नवंबर को ढाका हवाई अड्डे से देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चिन्मय की गिरफ्तारी को लेकर पूरी दुनिया में बांग्लादेश सरकार की आलोचना हो रही है। वह 26 नवंबर से बांग्लादेश की जेल में बंद है। और एक बड़ी खबर हम आपको बताना चाहेंगे। आरजीकर मामले में कोर्ट में संजय रॉय को उम्र कैद की सजा दी गई है। कोर्ट ने रेप मर्डर केस मामले में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लगातार इसका इंतजार हो रहा था। 2:45 पे यह फैसला आना था और कोलकाता कांड में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने दी है। यह लंबा चला मामला है। 9 अगस्त को ये मामला हुआ था। प्रसेनजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसेनजीत, लगातार पीड़िता के माता पिता मांग कर रहे थे सख्त से सख्त सजा, और सख्त सजा के तौर पर उम्र कैद की सजा संजय रॉय को सुनाई गई है। प्रसेनजीत, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल। हेलो जी प्रसेनजीत, उम्र कैद की सजा संजय रॉय को सुनाई गई है। पीड़िता के माता पिता लगातार सख्त से सख्त सजा की बात कर रहे थे, तो उम्मीद की जा रही थी उम्र कैद या फांसी नहीं, लेकिन उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। हाँ देखिए, 2-3 बातें मैं कह दूं। पहली बात तो यह है कि संजय राय को जैसे आपने बताया कि उम्र कैद की सजा सुनाया गया, साथ में 50,000 की जुर्माना। अगर 50,000 नहीं भर पाते तो 5 महीने के लिए अतिरिक्त कारावास की जो सजा है वो सजा अदालत की तरफ से सुनाया गया है। और अदालत ये भी बताया कि जो पीड़ित परिवार है उनको सरकार की तरफ से मुआवजा के हिसाब से 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये जो सजा है, और अदालत की तरफ से ये बताया गया कि ये जो इस क्राइम के बारे में 9 अगस्त से आज तक पूरे देश में चर्चा है। शियालदा कोर्ट की तरफ से इस जो क्राइम है, इस क्राइम को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ये ऐसा देखा नहीं गया है। सरकार की अदालत की तरफ से बताया गया दिस इज नॉट द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, एंड दैट इज व्हाई संजय राय द मेन कल्प्रिट इज गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया है संजय राय को। जी
जी प्रसन्नजीत, लेकिन लगातार ये बात हो रही थी कि धारा 64 के साथ साथ धारा 66 और 103(1) के तहत मौत और हत्या करने के लिए इस पूरे मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के तहत देखा जाए और उस मापदंड पे फांसी की सजा की मांग जरूर कर रहे थे पीड़िता के माता पिता। क्या उनसे बात हुई? उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? इसके आगे का विकल्प भी क्या बाकी है या किसी तरह का कोई विकल्प नहीं माना जाए, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों निगरानी कोर्ट के तौर पर इस पूरे मामले को लगातार देख रहा है? हाँ देखिए, दो बातें यहाँ पे कहना जरूरी है। एक तो है कि बारी बारी में आज सुबह भी चाहे वो पीड़िता की परिवार की जो एडवोकेट है उनकी तरफ से, चाहे सीबीआई की जो एडवोकेट है उनकी तरफ से अधिकतम जो साजा है, मतलब फांसी का साजा, ये अधिकतम साजा का मांग किया गया था। लेकिन साथ ही साथ संजय राय की जो एडवोकेट उनकी तरफ से कई सारे उदाहरण देकर ये बताने की कोशिश किया गया था कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है। अब देखना यह है, अभी भी जो अदालत की तरफ से जो फैसला सुनाने की काम जारी है, लेकिन यह देखना है कि क्यों जिस घटना के कारण पूरे देश का दिल दहल गया था, इस घटना इतना भयंकर घटना है जिसके कारण लाखों करोड़ों लोग रास्ते पे उतर आए थे, उसे किस आधार पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माना गया। जबकि सीबीआई जो जांच एजेंसी, सीबीआई की तरफ से यह मांग किया गया था कि उनकी तरफ से जितने सारे सबूत पेश किया गया है, उनकी तरफ से जितने सारे दलीलें पेश किया गया है, वो सारे साबित करता है कि संजय राय इसमें आरोपी है और इसी आधार पर संजय राय को दोषी पाया गया। लेकिन सीबीआई की तरफ से जब फांसी का सजा का मांग किया गया तो उसकी ये मांग को अदालत की तरफ से ठुकराया गया है। अदालत का किस हिसाब और किस आधार पर ये फैसला है, वो उसके लिए काफी कुछ देर तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अदालत की तरफ से इसका सफाई दिया जा रहा है, इसका क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है कि किस आधार पर अदालत इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं मानकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 50,000 की जुर्माना का सजा दिया है। हमें प्रसन्नजीत आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रसन्नजीत आप हमारे साथ बने रहिएगा। पीड़िता के माता पिता के जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं इस फैसले के बाद, आइए सुनते हैं। फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में, 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में अमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्ट लर्नेड कोर्ट जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। सर आपका नाम? एडवोकेट अनीसुर रहमान। थैंक यू। प्रसन्नजीत इस पूरे मामले पे हमने ये देखा कि जिस तरह से साक्ष्यों को मिटाने के आरोप में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और स्थानीय टाला थाना के प्रभारी अभिजीत मंडल के खिलाफ सीबीआई आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उन्हें जमानत मिल गई है। तो कई ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं। क्या जो संजय राय के वकील हैं उसका लगातार ये कहना था कि संजय राय निर्दोष है, उसको फंसाया जा रहा है, इस तरह की जो दलीलें दे रही थी, क्या उन दलीलों ने कहीं या साक्ष्यों की कहीं कमी ने सजा की, यानी कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट में उम्र कैद और फांसी में जो अंतर था उसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और फांसी की जो डिमांड लगातार पीड़िता के माता पिता कर रहे थे वो नहीं हो पाया? हाँ देखिए, इसमें वही इनकी तरफ से जहां तक मुझे सुनाई दे रहा था कि परिवार की जो वकील है उनकी तरफ से खेद जताया गया। ये जो अंतर है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास और फांसी के बीच का जो अंतर है, ये अंतर क्या सीबीआई ने साबित करने में नाकाम रही, ये देखना जरूरी है। क्योंकि हर एक लोग, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे सबका कहना था 5 और 9 अगस्त से 20 जनवरी तक सबका ये मानना था कि इस मामले में संजय राय सिर्फ एक आरोपी नहीं हो सकता। इस मामले में सबका कहना था कि सबूत मिटाने के लिए कई सारे लोग एक साथ काम किए थे। यहाँ पे लोगों का कहना है कि पूरे जो क्राइम है, क्राइम को दबाने की कोशिश किया गया था। तो ये जो जितने सारे सवाल है, उस सवाल का जवाब आज की फैसला से नहीं मिला, ये लोगों का अभी से कहना है, अभी से सोच है। अब देखना इस बात की है
कि आगे जाके, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जो आरोप है कि सबूत मिटाने के आरोप है और ये पूरे क्राइम को दबाने की आरोप है, ये आरोप के ऊपर कोई एडिशनल या सप्लीमेंट्री चार्जशीट दिया जाता या नहीं, इसी के ऊपर निर्भर करता है आगे जाके इस केस की दिशा और दशा क्या होने वाला है। जी प्रसन्नजीत, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, ये कहा गया कि कोर्ट ने ये माना कि ये पूरा मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, लेकिन ये मामला जिस तरह से अगर 9 अगस्त के बाद से हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जिस तरह से पोस्टमार्टम पहली रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट में जिस बेरहमी से महिला डॉक्टर की हत्या की गई थी, उसने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया और स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी। ऐसे में जब कोर्ट ने कहा कि कोर्ट नहीं मानता इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर, तो वो क्या दलीलें हैं जो दी गई? देखिए, ये दलील हम इंतजार करते हैं कर रहे हैं इसी दलील के लिए, क्योंकि देखिए जब तक पूरा जजमेंट अपलोड नहीं हो जाता है और ये हमें समझना काफी मुश्किल है, लेकिन ये सबको अचंभित कर दिया है, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बोल के ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पहले हाई कोर्ट की तरफ से, बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया था और हाई कोर्ट की तरफ से जब PIL फाइल किया गया तो तुरंत हाई कोर्ट की तरफ से CBI जांच की आदेश दिया गया था। ऐसे बीच में CBI की तरफ से क्या कमी रह गई, या जो पुलिस की जो कुछ भी तहकीकात की जो कागजात और दलील CBI को हैंडओवर किया गया था, उसी में क्या कमी रह गई कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माना गया। देखिए, थोड़ी देर पहले मुर्शिदाबाद की किसी एक जगह पे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी मांग किया है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए, बाहर कौन क्या कह रहे हैं इसके ऊपर अदालत की फैसला इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सबका मन में ये सोच था कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और इसे आरोपी को फांसी की सजा होना ही चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा इसका डिटेलिंग में क्या है और अदालत की तरफ से क्या दलीलें पेश किया जा रहा है। जी प्रसन्नजीत, आपने ठीक कहा कि अदालत भावनाओं में नहीं बह के कोई फैसला लेती, तथ्यों और सबूतों के आधार पर तय होता है, लेकिन फिर भी जिस तरह का जन आक्रोश इस पूरे मामले को लेकर और साथ ही साथ पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब स्टेट मशीनरी से लेकर जांच एजेंसियों पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लोगों में रोष था इस बात को लेकर कि जांच सही दिशा में नहीं हो रही है और यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। ऐसे में कोलकाता के वासी सियालदा कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, तमाम लोग वहां मौजूद हैं, कोर्ट रूम और कोर्ट रूम के बाहर बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं इस फैसले को सुनने के लिए आज सुबह से ही। ऐसे में जनता के बीच भी क्या राय, किस तरह की बात हो रही थी पूरे फैसले को लेकर? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि अगर जनता की मूड की बारे में बात करें तो ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन जनता की मूड अभी काफी मतलब उस तरह की है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि किस आधार पर ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, आजीवन कारावास है, जब हमारे देश में अधिकतम सजा के हिसाब से फांसी का प्रावधान है। तो और कितना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होनी चाहिए, ये लोगों के मन में सवाल है। देखिए, अदालत की आलोचना कोई नहीं कर सकता, लेकिन अदालत की तरफ से दिया हुआ जो फैसला है उसका आलोचना लोग कर सकते हैं और ये आलोचना लोगों के बीच में होना शुरू हो गया है और इसीलिए अदालत की जो जगह है वहां पे पुख्ता जो सिक्योरिटी है इसके इंतजाम किया गया, क्योंकि जिस तरह से लोगों की गुस्सा पिछले कई महीनों से हम लोगों को देखने को मिला है, ऐसे मनी मन लोग सोचने लगे थे कि इस दरिंदगी के कारण इस संजय राय को फांसी का सजा होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि हमें इंतजार करना पड़ेगा अदालत की जो फैसला है उसका डिटेलिंग अपलोड करने तक, या उन डिटेलिंग जो जस्टिस अनिर्बान दास ने पढ़ के सुनाया उसके लिए। लेकिन तब तक मैं ये बता दूं कि चाहे वो आरोपी का चाहे वो पीड़िता का पितामाता हो, चाहे वो यहाँ सियालदा में हाजिर लोग हो या पूरे देश के लोग हो, काफी निराश है इस तरह की फैसला सुनने की बात। जी प्रसन्नजीत, क्या अभी तक कोई जानकारी है, क्योंकि पीड़िता के माता पिता ने पूरी जांच प्रक्रिया पर जांच को आधा अधूरा बताया है, ऐसे में क्या आगे वो क्या विकल्प हैं और क्या वो हाई कोर्ट अपील के लिए जाएंगे? हाँ, वो हाई कोर्ट अपील के लिए जाएंगे पहली बात,
दूसरी बात यह है कि वो सीबीआई की इस तहकीकात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि सीबीआई जहां तक किए है उसके बाद भी ये इसमें जांच का काफी सारा मौका है और वो जांच करना चाहिए और तुरंत वो जांच शुरू कर देना चाहिए। और इसीलिए माता पिता की तरफ से इस जजमेंट को स्वागत तो किया गया है, लेकिन साथ ही साथ बताया गया कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है और इसीलिए फांसी का सजा जरूरी था। जी प्रसन्नजीत, 18 जनवरी को हालांकि तमाम दलीलें हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था जज ने सियालदा कोर्ट के, लेकिन ये माना जा रहा था कि आज भी संजय रॉय के वकील अपनी कुछ दलीलें पेश करेंगे। तो उन दलीलों में क्या सिर्फ यही था कि संजय रॉय निर्दोष हैं या फिर और कुछ तथ्य भी सामने आए हैं? देखिए, यहाँ पे एक बात कह दूं, संजय राय की तरफ से, संजय राय खुद जब अदालत की तरफ से बताया गया कि आपको जो कुछ कहना है आप कटघरे पे खड़े होकर कह दे, तो संजय राय ने फिर से बताया कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है। तब अदालत की तरफ से काफी गुस्सा जताया गया। मतलब अदालत की तरफ से बताया गया कि पिछले कई दिनों से बार बार आपको 3 घंटे के आसपास बोलने की मौका दिया गया और बार बार आपने मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया, ये छोड़ के आपने कुछ बताया नहीं। तो अदालत ने आज फिर से जानना चाहा कि इसके अलावा आपको कुछ कहना है, किसी दूसरे के लिए आपको कुछ नाम लेना है, कुछ करना है, जो भी करना है आप कर लीजिए। लेकिन संजय राय की तरफ से और एक हंसी की बात बताया गया कि मेरे गले में रुद्राक्ष की माला है, अगर मैं गलत करता तो मेरा रुद्राक्ष की माला तोड़ जाता। तो ये अजीब सा सवाल संजय राय की तरफ से किया गया है और संजय राय की वकील की तरफ से भी किया गया है, लेकिन अदालत ये सब मानने के लिए तैयार नहीं था और अदालत की तरफ से ये सजा सुनाया गया है। जी प्रसन्नजीत, एक और सवाल, संजय रॉय को तो उम्र कैद की सजा सुना दी है कि मौत तक उम्र कैद, कोर्ट ने इसे जघन्यतम अपराध की श्रेणी में नहीं रखा है, लेकिन इस पूरे मामले में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के साथ साथ कई और मामले सामने आ रहे थे कि जिस तरह से अस्पताल कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है, इस तरह के कुछ तथ्य, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर्स और भी जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए थे। एक टीम बनाई गई थी जिसने डॉक्टर्स से बात की, उसमें कुछ डॉक्टर्स ने कुछ इस तरह के एक तरह से घटनाओं का जिक्र किया जो कई सवाल खड़े करती है। तो उन तमाम मामलों पर कोर्ट का क्या कहना है? ये एक पहलू हुआ इस मामले में संजय रॉय को दोषी ठहराना और सजा दी गई है, लेकिन बहुत कई और मामले इसके साथ जुड़े हुए हैं। सवाल ये भी है कि शुरुआत में बात हुई थी कि सिर्फ संजय रॉय इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता, जिस निर्मम, जिस जघन्य तरीके से उस महिला डॉक्टर की हत्या की गई थी। तो उन तब सब सवालों का क्या प्रसन्नजीत? देखिए, पहले एक इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचा दे कि पीड़िता की माँ बाप की तरफ से बताया गया है, परिवार की तरफ से बताया गया है कि जो भी कंपेंसेशन की बात अदालत की तरफ से बताया गया है वो लेने से इनकार कर दिया पीड़िता की पिता माता और परिवार। उनका कहना है कि हमें न्याय चाहिए, हम एक कदम आगे बढ़े हैं लेकिन हमें और बहुत सारे कदम आगे बढ़ना है और ये जो फांसी का सजा नहीं सुनाने के कारण काफी खेद जताया अपनी तरफ से और बताया कि ये हम आगे ले जाएंगे ऊपर की अदालत में। प्रसन्नजीत, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। सियालदा कोर्ट ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बता रहे हैं कि पीड़िता के माता पिता को 10 लाख का मुआवजा देने की भी बात की इस फैसले में कोर्ट ने, लेकिन पीड़िता के माता पिता ने साफ इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए, जो कि साफ बताता है कि उम्र कैद की सजा से संतुष्ट पीड़िता के माता पिता नहीं है। पीड़िता के माता पिता ने लगातार जो पूरी जांच प्रक्रिया रही है, सीबीआई की जांच रही है, उस जांच को आधा अधूरा बताया। उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए। लगातार कोर्ट में पीड़िता के माता पिता का कहना था कि सख्त से सख्त सजा, यानी कि पीड़िता के माता पिता की मांग थी कि जिस जघन्य तरीके से उनकी लड़की की हत्या और रेप की गई है उसकी सजा सिर्फ फांसी है, ये जघन्यतम अपराध में आता है। हालांकि कोर्ट का मानना है कि कोर्ट इसे जघन्यतम अपराध की श्रेणी में नहीं देखता है और उम्र कैद की सजा दी है। पीड़िता के माता पिता का यह भी कहना है कि वो अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे, जो अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, सियालदा कोर्ट ने जो सजा सुनाई है उसके खिलाफ। अभी तक की जानकारी के लिए प्रसन्नजीत बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे फैसले पर पूरे देश की नजरें हैं, क्योंकि इस पूरे मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।